दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो रात जिसने मेरी सोच ही बदल दी। वो रात जब मैंने जाना कि इस दुनिया में सिर्फ ज़िंदा लोग ही नहीं, मरे हुए लोग भी न्याय करते हैं। मेरा नाम राजू है और ये है मेरी कहानी। मैं एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। हमारा गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बड़े थे। मेरे पिताजी एक मज़दूर थे और हम बहुत गरीब थे। रोज़ का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। हमारे गांव में एक किसान रहता था, रामप्रसाद काका। उनके पास लगभग 5 बीघा जमीन थी और वे बहुत मेहनती इंसान थे। सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करते, पसीना बहाते और फसल उगाते। लेकिन रामप्रसाद काका की एक खासियत थी, वे बहुत दयालु थे। गांव के गरीब लोगों को हमेशा मदद करते थे। मुझे याद है, जब मेरी माँ बीमार पड़ी थी तो रामप्रसाद काका ने हमें बिना मांगे 2,000 रुपये दिए थे इलाज के लिए। उन्होंने कहा था, बेटा राजू, पैसा वापस करने की जरूरत नहीं, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। गरीबी को अपनी ताकत बना, कमजोरी नहीं। लेकिन मैं बहुत गलत रास्ते पर चल गया था। गांव में कुछ लड़के थे, मनोज, सुरेश और कालू। ये तीनों बहुत बुरे लड़के थे। चोरी करना, लोगों को परेशान करना, ये सब इनका काम था। और मैं उनका दोस्त बन गया। नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि गरीबी से बचने का यही एक रास्ता है, शॉर्टकट। एक दिन मनोज ने मुझसे कहा, राजू, रामप्रसाद की फसल तैयार हो गई है। कल रात हम उसके खेत से गेहूं चुरा लेते हैं, बाजार में बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। मेरा दिल बहुत डूबा। रामप्रसाद काका, जिन्होंने मेरी इतनी मदद की थी, उन्हीं के साथ विश्वासघात। लेकिन पैसों का लालच इतना बड़ा था कि मैंने हां कह दी। उसी हफ्ते एक बहुत दुखद घटना हुई। रामप्रसाद काका अपने खेत में काम करते समय दिल का दौरा पड़ने से गुजर गए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मैं भी बहुत दुखी था, लेकिन मनोज और उसके साथियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। मनोज बोला, अरे ये तो और भी अच्छा हुआ, अब तो खेत में कोई है ही नहीं। रामप्रसाद के बेटे शहर में रहते हैं, वो कल सुबह ही आएंगे। आज रात हम आराम से सारा माल उठा लेंगे। मेरा दिल कह रहा था, नहीं राजू, ये गलत है। रामप्रसाद काका के परिवार के साथ ऐसा मत कर। लेकिन मैं अपने लालच पर काबू नहीं कर पाया। उस रात ठीक 12 बजे हम चारों खाली बोरे लेकर रामप्रसाद काका के खेत की तरफ चल पड़े। रात बहुत अंधेरी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो गेहूं की फसल को हिला रही थी। खेत में पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बाकी तीनों को कुछ महसूस नहीं हुआ। वे फसल काटने लगे, मैं भी मजबूरी में काटने लगा। तभी अचानक हवा बहुत तेज हो गई। आसमान में बादल गरजने लगे। मैंने कहा, मनोज, लगता है बारिश आने वाली है, चलो यहां से। अरे डरपोक कहीं का, अभी बस थोड़ा सा और काम बाकी है, जल्दी कर, मनोज चिल्लाया। हम फिर से काम में लग गए। लेकिन तभी मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर खेत के दूसरे कोने से एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन लेकर आ रहा हो। वही लालटेन जो रामप्रसाद काका हमेशा अपने साथ रखते थे। अरे वो वो देखो, मैंने कांपती आवाज में कहा। सब ने देखा। लालटेन की रोशनी धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी और फिर हमने उसे देखा। रामप्रसाद काका, वही कुर्ता, वही धोती, वही लाठी। लेकिन उनका चेहरा बहुत गुस्से में था। कालू की चीख निकल गई, भू भूत। सुरेश भागने लगा लेकिन गिर गया। मनोज तो वहीं खड़ा रह गया, हिल नहीं पा रहा था डर के मारे। रामप्रसाद काका की आत्मा हमारी तरफ आई और गरजती हुई आवाज में बोली, तुम लोगों की कितनी हिम्मत, मेरी मेहनत को चुराने आए हो। वो मेहनत जो मैंने महीनों की एक एक बूंद पसीने से की। मैं रोने लगा। मां, माफ कर दीजिए काका, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज हमें जाने दीजिए। माफी? आत्मा ने कहा, जब तुम चोरी कर रहे थे तब तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए था कि यह गलत है? राजू, खासकर तू। मैंने तेरी इतनी मदद की, तेरी मां के इलाज के लिए पैसे दिए, और तू मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है।
मैं शर्म से जमीन में गड़ गया। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। रामप्रसाद काका की आत्मा ने कहा, मैं जिंदगी भर ईमानदारी से जिया। मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, गरीबों की मदद की, और मरने के बाद भी मैं अपनी मेहनत की रक्षा करूंगा। ये खेत सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरे पसीने और खून से सींचा गया है। लेकिन मैं तुम लोगों को सिर्फ डराने नहीं आया, मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूं। आत्मा ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कहा, आज से तुम चारों रोज रात को यहां आओगे, यहां के खेत में काम करोगे, मेरे बेटे के लिए। और जब तक तुम अपनी गलती का एहसास नहीं करोगे, तब तक तुम यहां से नहीं जा पाओगे। हम सब डर से कांप रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। अगले 3 महीने तक हम रोज रात को उस खेत में काम करते। कभी कभी रामप्रसाद काका की आत्मा दिखती, कभी नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती थी। इन 3 महीनों में मुझे बहुत कुछ समझ आया। जब मैंने अपने हाथों से खेत में काम किया, तो मुझे पता चला कि फसल उगाना कितना मुश्किल है, कितनी मेहनत लगती है। हर दिन, हर रात, धूप, बारिश, सर्दी, सब कुछ सहना पड़ता है। मैंने समझ लिया कि चोरी करके पैसा कमाना कितना गलत है। किसी की मेहनत को चुराना, ये तो उसकी जिंदगी के टुकड़े चुराने जैसा है। एक रात जब हम काम कर रहे, रामप्रसाद काका की आत्मा फिर से प्रकट हुई। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, एक हल्की सी मुस्कान थी। तुम लोगों ने अच्छा काम किया, मेरे बेटे की फसल तैयार हो गई है। मैंने देखा कि तुम सब ने ईमानदारी से काम किया। वे बोले, काका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने हमें माफ कर दिया। मैंने हिम्मत करके पूछा, बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले, वही सच्चा इंसान है। तुम लोगों ने अपना सबक सीख लिया, काका ने कहा। लेकिन याद रखना, ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया बेईमानी से कमाए हुए 1000 रुपयों से बेहतर है। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन बेईमानी जरूर है। उसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने मनोज, सुरेश और कालू का साथ छोड़ दिया। मैंने मेहनत करना शुरू किया, पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करने लगा। ईमानदारी से पैसा कमाया। रामप्रसाद काका के बेटे ने जब ये सब सुना, तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे अपने खेत में काम दिया, ठीक से, सैलरी के साथ। आज मैं एक छोटी सी दुकान का मालिक हूं, ईमानदारी से कमाता हूं, और हर रोज रामप्रसाद काका को याद करता हूं, वो इंसान जिसने मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा सबक सिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। पहला, ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति है। भले ही आपको थोड़ी देर लगे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही असली खुशी देता है। दूसरा, जो लोग हमारी मदद करते हैं, उनके साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है। तीसरा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन बेईमानी जरूर है। गरीबी को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। चौथा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले, वही सच्चा इंसान बनता है। और हां, ये भी याद रखना कि कभी कभी हमारे रक्षक सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं होते। मरने के बाद भी अच्छे लोग हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। रामप्रसाद काका आज भी उस खेत के रक्षक हैं, और मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि गलत रास्ता अपनाकर जल्दी सफल हो सकते हो, तो रुक जाना, सोच लेना, क्योंकि गलत रास्ते की सफलता अस्थायी होती है, लेकिन ईमानदारी की कमाई हमेशा के लिए होती है। और कौन जाने, शायद आपके ऊपर भी कोई रक्षक फरिश्ता नजर रख रहा हो। ये थी मेरी कहानी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक।